नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज का जो वीडियो का शीर्षक है वो है अनुवाद। यह वीडियो हिंदी विषय में एमए या फिर पीजी कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। साथ ही यह वीडियो हिंदी विषय के जो भी उच्च स्तर के प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। अगर इस वीडियो की रूपरेखा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमें अनुवाद के तात्पर्य ये समझने हैं। भाषा विज्ञान और अनुवाद इसमें किस तरह का संबंध है इसको समझना है। अनुवाद, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र, अनुवाद के प्रकार और इसकी उपयोगिता, इस पर बात करेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया इसको समझनी है और अंत में हिंदी में अनुवाद से संबंध समस्याएं और उसका निदान कैसे हो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सारे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस पूरा वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में इस वीडियो में हम लोग अनुवाद का तात्पर्य, भाषा विज्ञान और अनुवाद की प्रकृति, इसका क्षेत्र, इसके प्रकार और इसकी उपयोगिता, इन 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा उसमें जो रेस्ट 2 टॉपिक है, अनुवाद की प्रक्रिया और हिंदी में अनुवाद से संबंधित समस्याएं और निदान, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं अनुवाद से तात्पर्य। अनुवाद, इसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, अर्थात एक भाषा के शब्द वाक्यों को दूसरे भाषा के शब्दों और वाक्यों में परिवर्तित करना। प्राचीन भारतीय मनीषियों की दृष्टि से कही गई बात को दूसरी भाषा में पुनः कहना अनुवाद है। अंग्रेजी में इसी का जो प्रतिशब्द है वो है ट्रांसलेशन। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरे भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, इनके अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। अतः कह सकते हैं कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि पहली भाषा की सामग्री का मूल मंतव्य दूसरी भाषा में पूर्णतः व्यक्त हो जाए, तो उसे अनुवाद कह सकते हैं। अनुवाद के अतीत में झांकने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक देश और काल में अनुवाद महत्वपूर्ण रहा है। अनुवाद कर्म ने एक से अधिक भाषा को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए सदा ही सेतु का काम किया है। अर्थात अनुवाद के द्वारा ही हम लोग एक भाषा से दूसरी भाषाओं को जान सकते हैं। यदि अनुवाद न हो तो एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी से अलग थलग पड़ जाएंगे। वास्तव में अनुवाद की प्रक्रिया 3 भागों में बंटी हुई है। सबसे पहले जो अनुवादक है, तो अनुवादक को सोर्स भाषा का पाठक बनना पड़ता है, अर्थात उसको पढ़ना पड़ता है। पाठक बनने के बाद उसे पाठ की विषय वस्तु, अभिव्यक्ति की शैली, व्याकरणिक संरचना तथा सामाजिक संदर्भ की जानकारी लेनी होती है। इस जानकारी के बाद वह मूल पाठ का विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है। मूल पाठ का सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही वह स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों अथवा सामग्री को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित कर सकता है। तो इस तरह से मुख्य 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तत्पश्चात स्रोत भाषा के पाठ के साथ अनुदित भाषा का पुनरीक्षण भी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा विज्ञान और अनुवाद, इसमें क्या संबंध है। तो ये जो टॉपिक है ये भी क्या है, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन में सबसे पहले भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा के स्वरूप पर अथवा उसकी शुद्धता अशुद्धता पर विचार करने के पश्चात शब्दों और अर्थों के अनेक रहस्य भाषा विज्ञान के
अध्यापन से स्पष्ट होते हैं। अर्थात पूरा डिटेल अगर समझना है तो भाषा विज्ञान जानना जरूरी है। और अनुवाद क्रिया एक प्रकार से शब्दों, पदों, वाक्यों एवं अर्थों का ही तो रूपांतरण है। अतः भाषा विज्ञान से अनुवाद का गहरा संबंध है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुवाद जो है वो भाषा विज्ञान का ही एक शाखा है। भाषा की सबसे छोटी अर्थात जो लघुतम इकाई है, जिसको क्या कहते हैं, ध्वनि, तो उस ध्वनि से लेकर जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रोक्ति कहते हैं, तो प्रोक्ति तक का विस्तृत विवेचन भाषा विज्ञान से ही प्राप्त होगा तथा भाषा की संरचना का ज्ञान आवश्यक भी है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि भाषा विज्ञान और अनुवाद दोनों का क्या है, संबंध काफ़ी गहरा है। भाषा विज्ञान जिसमें कि अनुवाद क्रिया का महत्व भी है, भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त विज्ञान की ही एक शाखा है। अर्थात अनुवाद जो है ये भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त विज्ञान की ही एक शाखा है। अतः भाषा विज्ञान की जानकारी के बिना अनुवादक भाषा का अनुवाद कर ही नहीं सकता। अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि अनुवाद और ध्वनि विज्ञान में क्या संबंध है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत वाक् ध्वनियों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके पारस्परिक संयोग से ही शब्द, फिर शब्द से वाक्य और लास्ट में क्या है, प्रोक्ति भी कहते हैं। अंततः भाषा का निर्माण इसी से होता है। अतः इसके अंतर्गत ध्वन्योत्पादक मानवीय अवयव अर्थात शरीर का अंग जो ध्वनि का उत्पादन करता है, जैसे कि हमारे मुंह में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओठ, जीभ आदि से निकलने वाली ध्वनियों का अलग अलग निरूपण किया जाता है। इसी का आधार पर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये वर्ण मुंह के इस भाग से उच्चारित होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कंठीय वर्ण, तालव्य वर्ण, दंतीय वर्ण, ना मूर्धन्य वर्ण, इसी तरह से। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ही स्वराघात की जो बात करते हैं या बलाघात की जो बात करते हैं, इसका भी विवेचन किया जाता है। तो अनुवाद के रूप में जब हम किसी स्रोत भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसकी ध्वनियों की पूरी जानकारी हमें ध्वनि विज्ञान से ही लेनी पड़ती है। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों के उच्चारण एवं प्रयोग का स्थान निर्धारित है तथा बलाघात, स्वराघात आदि को भी समझना अति आवश्यक है। नहीं तो लक्ष्य भाषा में अनुवाद का जो कार्य है वो अधूरा अथवा अर्थ में भेद उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात जिस भाव को हम प्रकट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसीलिए ध्वनि विज्ञान को जानना आवश्यक है। वैसे ही अनुवाद और शब्द विज्ञान के संबंध को अगर जानना चाहें तो ध्वनियों का ऐसा समूह जिसमें अर्थ धारणा की क्षमता हो शब्द कहलाता है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द की संरचना, शब्दार्थ उत्पादन, अनेकार्थकता, पर्याप्तता, विलोमता, शब्द भंडार, शब्द भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शब्द विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इन टॉपिक्स पर अध्ययन करते हैं। शब्द भाषा अथवा रचना का वह आधारभूत ढांचा जिसमें आवश्यकतानुसार व्याकरणिक कोटियों का योग कर उसे कथन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अनुवाद की पहली इकाई है शब्द, जहाँ अनुवादक को अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ता है। किसी भी भाषा में प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के अर्थ बदलते हैं, अर्थात अनेकार्थकता की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो पर्याप्तता भी अनुवादक को असमंजस्य में डाल देता है। अनेकार्थकता अर्थात एक ही शब्द का कई अर्थ होना, उसमें भी क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। और पर्यायता अर्थात यहाँ पे पर्यायवाची अर्थात सेम मीनिंग, तो ये सब बातों को भी क्या है, अनुवादक को ध्यान रखना पड़ता है।
जैसे इस शब्द से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं चरण कमल, तो यहाँ पर चरण कमल है, अगर यहाँ पे चरण का पर्यायवाची कोई शब्द डाल देते हैं तो फिर इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, है ना। अगर चरण कमल के बदले पैर कमल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः हास्यास्पद शब्द बन जाएगा। वैसे ही रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर अगर वो पानी का अनुवाद वाटर का अर्थ में करता है तो ये सही नहीं होगा, अर्थात अनुवादक को शब्द विज्ञान की गहरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि अनुवाद और रूप विज्ञान में क्या संबंध है, तो अनेक ध्वनियों के समन्वय से पद या शब्द बनता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसको पद कहते हैं, और पद विज्ञान को ही क्या है, रूप विचार और रूप विज्ञान भी कहा जाता है ना। अर्थात यहाँ पे पद विचार करना है। इसमें पदों के घटक, पदों का विभाजन, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, काल, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का विवेचन किया जाता है। पद निर्माण के प्रकार भी रूप विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। सामान्य रूप से रूपों के अनुवाद उन्हीं रूपों में किए जाते हैं जैसे एक वचन का एक वचन में, बहुवचन का बहुवचन में, परंतु विभिन्न भाषाओं में अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादाओं एवं आचरण के कारण अथवा भाषा की अपनी प्रकृति के कारण रूपों का अनुवाद रूप विज्ञान के ज्ञाता के बिना मुश्किल हो जाता है। अनुवादक को कभी कभी लिंग समस्या से भी जूझना पड़ता है। एक शब्द एक भाषा में पुल्लिंग होता है तो वही दूसरी भाषा में स्त्रीलिंग हो जाता है, तो इन बातों की जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। उदाहरण के स्वरूप हिंदी की चाय जो कि स्त्रीलिंग है, वही मराठी में जो चा बोलते हैं वो क्या है, पुल्लिंग हो जाती है। अतः रूप विज्ञान की जानकारी अनुवादक को जरूर होनी चाहिए। अब हम लोग समझ लेते हैं अनुवाद और वाक्य विज्ञान का संबंध। तो वाक्य की रचना, वाक्य में पदों का अन्वय आधार, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि के प्रयोग का विवेचन वाक्य विज्ञान में होता है। अनुवादक को वाक्य विज्ञान का ज्ञान होना कितना आवश्यक है यह इस उदाहरण से स्पष्ट होगा। जैसे कि हिंदी भाषा की प्रकृति वो क्या है, कर्तृवाच्य प्रधान है, अर्थात इसमें कर्ता प्रधान होते हैं। तो अंग्रेजी में कर्मवाच्य प्रधान वाक्य भी है। जैसे कि इट इज रिक्वेस्टेड का सही अनुवाद अगर है तो वो क्या होगा, प्रार्थना है, न कि प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, समझ लेना जरूरी है कि वाक्य का विन्यास किस तरह से है। अंग्रेजी में प्राय विशेषण का लिंग और वचन भेद नहीं होते, विशेषण का, एडजेक्टिव का, हाँ, किंतु हिंदी में होता है। जैसे गुड बॉय, अच्छा लड़का, गुड बॉयज़, अच्छे लड़के, तो यहाँ पे गुड का मीनिंग अच्छा हुआ और यहाँ पे गुड का मीनिंग अच्छे हो गया। तो यहाँ पे इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हिंदी में जब एक वचन से बहुवचन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि विशेषण में भी, उसके वचन में भी परिवर्तन आता है। तो इन बातों की जानकारी अनुवादक को होनी चाहिए। अतः अनुवादक के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के वाक्यों की संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। वाक्य संरचना भी प्रत्येक का भाषा की अपनी अपनी होती है। जैसे हिंदी की अगर बात करें तो इसमें कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया ये संरचना होती है, जबकि अंग्रेजी की बात करें तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म इस तरह की संरचना होती है। अतः अनुवाद और वाक्य विज्ञान का संबंध अनुवाद प्रक्रिया में पूर्णतः जानकारी आवश्यक है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुवाद और अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान अर्थात अर्थ विचार भी इसे कहते हैं। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ की परिभाषा, अर्थ निर्धारण, अर्थ परिवहन, शब्द और अर्थ का संबंध,
आदि बातों पर विचार किया जाता है। अनुवाद प्रक्रिया में सबसे बड़ी अर्थ की प्रतीति है अथवा स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में रूपांतरण से अर्थ सही प्रस्तुति हो। अर्थात अगर संक्षेप में समझा जाए तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि अनुवाद के क्रम में जब हम लोग लक्ष्य भाषा में उसका रूपांतरण करते हैं तो अर्थ की जैसे सही प्रस्तुति हो पाए, मतलब अर्थ में कोई चेंज नहीं आए। अतः अर्थ के संबंधों को जानना भी अनुवादक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुवाद करते समय स्रोत भाषा ही रचना के प्रसंग को समझकर ही अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की रचना के प्रसंग को समझकर ही अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए। उदाहरण से ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इंग्लैंड में सूर्य का निकलना एक सुखद अनुभूतिदायक होता है, काहे कि वहाँ पे ज़्यादा धूप निकलता नहीं है, जबकि भारत में सूर्य तो हर रोज़ ही निकलता है। अतः आत्मीय को बहुत दिनों के बाद देखकर अगर कोई अंग्रेज कहे यू कैम एज सनलाइट, तो इसमें उसका आह्लाद प्रकट होता है, मतलब उसकी खुशी प्रकट होती है, दिखाई देती है कि आप तो एकदम सनलाइट बन के आए। जबकि भारत में अगर हिंदी में इसी शब्द को कहा जाए, इसी वाक्य को कहा जाए कि तुम सूर्य के प्रकाश की तरह आए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके जगह अगर हम ये कहें कि तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई, तो ये कहना क्या होगा, उचित होगा। अर्थात अर्थ को समझना जरूरी है। इसी प्रकार मुहावरे की बात की जाए, लोकोक्तियों की बात की जाए, अलंकारों की बात की जाए, तो ये सब के भी अर्थ को समझना और उसका अनुवाद करना अनुवादक के लिए बहुत कठिन काम है। कुछ कहावतों को अगर देखें, जैसे हिंदी में कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन अंग्रेजी में जो वही कहावत है वो क्या है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, तो डिफरेंट हो गया। वैसे ही मुख में राम बगल में छुरी, लेकिन इंग्लिश में अगर बात करें अ वुल्फ इन लोम्स क्लॉथिंग। वैसे ही भैंस के आगे बीन बजाना, तो इसका क्या हो गया, क्राइंग इन वाइल्डरनेस। तो क्या हो जा रहा है कि अर्थ सेम है, लेकिन अगर शब्द विन्यास देखें तो डिफरेंट होता है। अर्थात जो अर्थ विज्ञान है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त भाषा केवल अर्थ अथवा मंतव्य का ही अनुवाद है। यह अगर शब्दानुपात होता तो बड़ा उटपटांग एवं अजीब होता। अतः अनुवाद में अर्थ का महत्व जितना है उतना ही अर्थ विज्ञान का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुवाद और शैली विज्ञान, इसके संबंध को। तो शैली, आप जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी शैली होती है। एक सफल समझदार अनुवादक स्रोत भाषा की शैली का ही प्रयोग यथासंभव लक्ष्य भाषा में करता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत शैली होती है, किसी की सामासिक शैली होती है तो किसी की सामान्य शैली। अतः अनुवाद में शैली विज्ञान का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के रूप में यदि जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार, इसका अनुवाद उर्दू में किया जाए तो इस कहानी में संस्कृत निष्ठ भाषा से जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रभाव बनता है कदाचित वो उर्दू में असंभव ही है। लेकिन अनुवादक यदि शैली का ख्याल रखे, शैली वैज्ञानिक अध्ययन से स्रोत भाषा की मूल शैली को पकड़ ले तो काफ़ी हद तक अनुवाद सराहनीय होगा। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है ये समझ लेते हैं। ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अनुवाद की प्रकृति या फिर उसके स्वरूप को, अनुवाद का क्षेत्र, अनुवाद के प्रकार और उपयोगिता इसका, अर्थात अनुवाद का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है। तो चलिए इसको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। अनुवाद की प्रकृति, तो अनुवाद एक संबंध है जो दो या अधिक पाठों के बीच होता है या दो या अधिक भाषाओं के बीच होता है।
ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। ये हो गया। अनुवाद के स्वरूप को इस प्रकार भी व्याख्यायित किया जा सकता है, जैसे अनुवाद कथ्य का प्रतीकांतरण है, अर्थात जो कथ्य है उसी को प्रतीकांतरण किया जाता है। अनुवाद अर्थ संप्रेषण है, ये भी कह सकते हैं। अनुवाद सांस्कृतिक संदर्भ का एकीकरण है। अनुवाद कथन की व्याख्या है। अनुवाद भाषा के विभिन्न स्तरों पर पाठ सामग्री का प्रतिस्थापन है। या फिर अनुवाद अर्थ और शैली की समतुल्यता है। अनुवाद प्रक्रिया है, परिणाम है, संबंध है और एक साथ यह तीनों है। तो इस तरह से इसका स्वरूप को आप निर्धारित कर सकते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया के विकास के साथ साथ अनुवाद की प्रकृति विवादास्पद हो उठी है, अर्थात लोग अब अलग अलग तरह की प्रकृति सोचने लगते हैं। कोई इसे कला मानता है, कोई कौशल, तो कोई विज्ञान। एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे तीनों अर्थात कला, कौशल और विज्ञान का मिश्रित रूप मानता है। अब हम लोग अनुवाद के क्षेत्र का बात करेंगे। तो अनुवाद भाषा विज्ञान की एक शाखा है। आज अनुवाद विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण अधिक उपयोगी एवं आवश्यक बन गया है ना। अर्थात इसका जो क्षेत्र है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यापक हो जा रहा है। धर्म के क्षेत्र में हो या फिर सृजनात्मक साहित्य में हो, दार्शनिक साहित्य में हो, समाज विज्ञान में हो, है ना, पत्रकारिता में हो, संचार माध्यमों में, कार्यालयी कामकाजों में, सभी जगह में इसका क्या हो रहा है, क्षेत्र विस्तार हो रहा है। जैसे उदाहरण की अगर बात की जाए तो प्रत्येक धर्म की भाषा अलग अलग होती है, किंतु धर्म की जो मूल भाषा है उसको समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अतः इन धार्मिक ग्रंथों का रूपांतरण करना या फिर जो उस युग का जो भाषा प्रचलित है उसके अनुसार उसका अनुवाद करना, ये क्या है, बहुत आवश्यक हो जाता है। जिससे क्या है, लोग जो अपने धार्मिक साहित्य है उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। वैसे ही सरकारी कामकाज, वाणिज्यिक संस्थानों, वैयक्तिक प्रतिष्ठानों आदि की भाषा का एक तीसरा रूप है। यहाँ पर भी क्या है, अनुवाद आवश्यक होता है, लेकिन इसमें सर्जना और मौलिकता का अभाव होता है। कार्यालयों में व्यवहार के लिए एक अलग भाषा की ज़रूरत होती है, अतः यहाँ अनुवाद की आवश्यकता जरूर महसूस की जाती है। अनुवाद का चौथा क्षेत्र का अगर बात करें तो वो है आपका दर्शन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना। इसमें भी भाषा अपने अर्थ के धरातल पर समाज सापेक्ष होती है। प्रत्येक भाषाभाषी दूसरे समाज से संपर्क कर उसके सामाजिक गुणों को आत्मसात करने को आतुर रहता है, अतः अनुवाद की आवश्यकता असंदिग्ध है। विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी में संसार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हर देश का व्यक्ति दूसरे देश के विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास से परिचित होना चाहता है। यह परिचय अनुवाद के सहारे ही संभव है। इसलिए अनुवाद का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। आज तो जनसंचार माध्यम लोकतंत्र की तीसरी आंख ऐसा माने जाते हैं। तो विज्ञान और तकनीकी विकास ने दुनिया को एक नेटवर्क के तहत जोड़े रखा है। अब आवश्यकता अनुवाद की और बढ़ जाती है ताकि प्रत्येक भाषा में समाचार एवं सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापना में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक देश का नेता, विद्वान, वैज्ञानिक दूसरे देश के लोगों के साथ अपनी बात प्राय अनुवाद के माध्यम से ही करता है। सच यह है कि अनुवाद का क्षेत्र वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ से द्विभाषिकता शुरू होती है, अर्थात दूसरा भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। अब हम लोग अनुवाद के प्रकार का बात करते हैं। अनुवाद के संदर्भ में विद्वानों ने इसके कई प्रकार निर्धारित किए हैं।
इन चिंतकों में जो पश्चिमी देशों का चिंतक है उसी का बोलबाला ज़्यादा रहा है, अर्थात इन्होंने ही अनुवाद के जो प्रकार है उसको अच्छी तरह से क्या है परिभाषित किया है। ये अनुवाद की जो प्रक्रिया है अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्र में अनुवाद की महत्व विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण ज़्यादा बढ़ गया है। आज कंप्यूटर युग में मशीनी अनुवाद को ज़्यादा महत्व मिलने लगा है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों की सहायता से इसे जल्दी से जल्दी निपटाया जा रहा है। तो अगर प्रकार की बात की जाए तो पहला जो प्रकार है वो है शब्दानुपात। तो इस प्रकार का अनुवाद सीधे सीधे स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में अनुदित कर देता है, अर्थात स्रोत भाषा की पंक्तियों को उसके वाक्यों को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। भावानुपात अर्थात जो उसका भाव है, अर्थात उस पाठ का जो अंतर वस्तु है इसका क्या करना, अनुवाद करना, इसी को कहते हैं भावानुवाद। तो इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा में उपस्थित पाठ की अंतर वस्तु का भावात्मक अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनुवादक की भाषाई क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किसी भी पाठ के विशिष्ट भाव का ज्ञापन किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसमें अनुवाद के मूल रचना शैली की रक्षा नहीं की जा सकती है। रूपांतरण की अगर बात करें तो अनुवाद की इस प्रक्रिया में एक विधा की रचना को कुछ मामूली परिवर्तन कर दूसरी विधा में परिवर्तित कर दिया जाता है ना, विधा ही चेंज, उसका रूप ही चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुवादों के उदाहरण जैसे मन्नू भंडारी के महाभोज नामक उपन्यास का जो नाट्य रूपांतरण है ये इसका उदाहरण है। वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु इस शीर्षक से जो किया गया है तो ये भी इसी प्रकार के विधाओं के परिवर्तन का ही उदाहरण है। अब अगर छायानुवाद इस पर बात करें तो किसी रचना को कतिपय परिवर्तनों के उपरांत अन्य भाषा में परिवर्तित किया जाता है तो इसे छायानुवाद कहते हैं, अर्थात इसमें अनुवादक मूल रचना की छाया को ही ग्रहण करके स्वतंत्र रूप से इसका रूपांतरण कर देता है ना। अगर बात करें सारानुवाद अर्थात सारांश को लिया जाता है तो इस प्रकार के अनुवादों में मूल पाठ का जो संक्षिप्त रूप है किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि उस वक्ता या पाठ का मूल वो परिवर्तित जैसे न हो। अगर टीकापरक अनुवाद इसकी बात की जाए तो इस प्रकार के अनुवाद में मूल पाठ का किसी अन्य भाषा में अनुवाद के साथ साथ उस पर आलोचना अर्थात टिप्पणियाँ भी की जाती है, जैसे कि रीतिकाल में अनेक टीकाएँ लिखी गई। संप्रेषण केंद्रित अनुवाद की बात करें तो यह अनुवाद किसी पाठ को उसकी जटिलता और दुरूहता को मुक्त कर सरल और संक्षिप्त सुबोध रूप में अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है ना, सरल भाषा में लिखा जाता है। तो ये हो गया। इसी तरह से अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं अनुवाद के, जैसे कि व्याख्यानुवाद, वार्तानुवाद, आशु अनुवाद, प्रति अनुवाद, अनुसृजन आदि अनुवाद के कई प्रकार और हो सकते हैं। अब हम लोग जो अंतिम टॉपिक है अनुवाद की उपयोगिता, तो अभी तक जो हम लोग चर्चा किए उसमें भी हम लोग अनुवाद के जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उपयोगिता है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसका उपयोगिता के बारे में। तो आज के बहुभाषी समाज में आस पड़ोस, बाजार, कार्यस्थल सभी जगह पर अन्य भाषा भाषियों से संवाद संपर्क करने के लिए अनुवाद आवश्यक है। वैसे ही द्विभाषिक संस्थानों में पठन पाठन के लिए भी अनुवाद क्या है, आवश्यक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अन्य भाषाओं में किए गए शोध कार्यों तथा अन्य सामग्री का लाभ उठाकर जानकारी का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए भी अनुवाद जरूरी है। वैसे ही द्विभाषिक बहुभाषिक कोश निर्माण में है ना, इसमें भी आवश्यक है ना, अक्सर डिक्शनरी बनाने में तो यहाँ भी जरूरी है। वैसे ही अन्य भाषाओं के साहित्य का
परिचय प्राप्त करने और विभिन्न भाषाओं तथा उसके साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी आवश्यक है। अलग अलग भाषाओं को जान पाएंगे तो ही तो उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों में इसमें भी क्या है, अनुवाद महत्वपूर्ण है। वैसे ही प्रशासन तथा दफ्तरी कामकाज में भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यवसाय, वाणिज्य, ये सब क्षेत्र में भी अनुवाद का विशेष महत्व है। और अंत में मनोरंजन के क्षेत्र में भी अनुवाद का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।